बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम्स के लिए जैसे नीट जेई सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले के सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्लास 12 के भी सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की वीडियोस अपलोडेड हैं बच्चों, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। Pressure is a scalar quantity. The definition of the pressure as force per unit area may give one false impression that pressure is a vector. The force in the numerator is the definition of the component of the force normal to the area upon which it is impressed. बच्चों, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है। प्रेशर कंटेन्स मैग्नीट्यूड्स ओनली, लेकिन जो डेफिनेशन है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। प्रेशर की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से देखें तो यहाँ न्यूमरेटर में फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रेशर को भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स है ये अप्लाई होने वाले फोर्स का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। मतलब जैसे कोई सरफेस है, इस सरफेस पर अगर इसके यूनिट एरिया पर, ये यूनिट एरिया है सपोज 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलरली जो फोर्स लिया जा रहा है मींस ये फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, इसलिए प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब आगे देखते हैं। While describing fluid as concept, shift from particle and rigid body mechanics is required. We are concerned with the properties that vary from point to point in the fluid. बच्चों, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमें पार्टिकल्स और रिजिड बॉडीज से अलग सोचना होता है, क्योंकि फ्लूइड का बिहेवियर पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी से डिफरेंट होता है। इसीलिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स की जरूरत होती है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करे। फ्लूइड में प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटीज ये पैरामीटर अलग अलग पॉइंट पे बच्चों अलग अलग हो सकते हैं, मीन्स ये वैरी करते हैं। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग अलग पॉइंट पर हम इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि कोई लिक्विड लिया है हमने, फ्लूइड में लिक्विड प्लस गैसेस दोनों आती हैं, तो हमने जैसे मान लो कोई एक ये लिक्विड ले लिया है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटीज की वैल्यू होंगी वही यहाँ पर भी हो, है ना। हमें पता है जैसे डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज हो जाता है, तो ये पैरामीटर्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होते हैं, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग अलग पॉइंट पे इन सारी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, हमें इसके फॉर्मूले एफ अपॉन ए में एफ जो वेक्टर क्वांटिटी है उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जा रहा है किसी भी सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है। दूसरा, फ्लूइड मैकेनिक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फ्लूइड का बिहेवियर पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी से अलग होता है। इसमें प्रेशर, वेलोसिटीज, डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वन शुड नॉट थिंक ऑफ प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एज being exerted only a solid like the walls of container or a piece of solid matter immersed in the fluid. Pressure exists at all points in a fluid. An element of fluid such as the one shown in figure 9.4 is in equilibrium because the pressure exerted on the various faces are equal. बच्चों, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फ्लूइड प्रेशर सिर्फ किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे ही लगता है, या फिर किसी फ्लूइड में कोई सॉलिड पीस इमर्ज किया जाए तो बस उस पे ही लगेगा। मींस ऐसा नहीं है कि ये जो फ्लूइड प्रेशर है ये सिर्फ सॉलिड्स पर ही लगेगा। फ्लूइड में प्रेशर हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस कंटेनर में फ्लूइड को रखा गया है उसमें ही लगे, या फिर उसमें कोई सॉलिड बॉडी इमर्ज कराई जा रही है बस उस पे ही लगे। इंटरनली ये प्रेशर हर जगह होता ही है। जैसे कि यहाँ पर ये हमने कोई लिक्विड ले लिया है, तो इस लिक्विड में इंटरनली हर एक पॉइंट पर हर तरफ से प्रेशर लग रहा होता है। जैसे पास्कल लॉ में हम क्या करते हैं, पास्कल लॉ में एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करते हैं ना, लिक्विड का ही हम स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करते हैं, उस पे हर तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो कंसीडर करते हैं और उसकी हेल्प से हम ये प्रूव करते हैं कि इस पर हर जगह प्रेशर सेम है, P कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ही ये स्टेबल है।
इसका मतलब है कि फ्लूइड में कोई भी स्मॉल पोर्शन अपने आप में स्टेबल रहता है क्योंकि उस पे चारों तरफ से लगने वाला जो प्रेशर है वो उसे बैलेंस कर देता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड प्रेशर सिर्फ सॉलिड्स पर ही नहीं लगता बल्कि फ्लूइड के अंदर भी हर जगह होता है। ये हर पॉइंट पर अप्लाई हो रहा होता है, ना कि सिर्फ कंटेनर की वॉल्स पर या कुछ इमर्ज होने वाली सॉलिड बॉडीज पर। किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पे चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लग रहा होता है जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहता है और मूव नहीं करता। तो लिक्विड के अंदर हम इस तरीके से कुछ स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करके पास्कल्स लॉ भी वेरीफाई करते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर P is equal to PA plus rho GH holds true if fluid is incompressible. Practically speaking, it holds for liquids which are largely incompressible and hence is a constant with height. बच्चों ये जो रिलेशन है P is equal to PA plus rho GH, इसमें P है एब्सोल्यूट प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है एट अ गिवन डेप्थ इन अ फ्लूइड। PA है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। किसी फ्लूइड की सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है ये वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसकी वैल्यू सी लेवल पे आपको पता है ना 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होती है। रो जी एच है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड कॉलम ड्यू टू इट्स वेट। जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं किसी भी लिक्विड में, जैसे ये लिक्विड है तो जैसे जैसे डेप्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। यहाँ सरफेस पर कितना प्रेशर है, पी ए प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेप्थ में जाते हैं तो ये प्रेशर बढ़ता चला जाता है और यही प्रेशर है रो जी एच की कितना बढ़ गया। अब जैसे यहाँ एच डेप्थ पे गए तो एच डेप्थ पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, इसको हम पी डैश लिख लेते हैं क्योंकि एच डेप्थ पर जो प्रेशर है उसको लिखेंगे हम टोटल प्रेशर पी, और ये किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस रो जी एच, ये वाला। तो ये रिलेशन इस सिचुएशन के लिए है कि जो भी कॉलम है, चाहे एयर कॉलम है या फिर किसी भी फ्लूइड का कॉलम है, वो अपने वेट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो ये रो जी एच है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये सिर्फ वैलिड होता है तभी जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी ऑल ओवर सेम रहे। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ लिक्विड्स के लिए ही हो सकता है, गैसेस के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। गैसेस की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती ना बच्चों, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपने देखा कि डेंसिटी कम होती चली जाती है, लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता कि हाइट के साथ उसकी डेंसिटी चेंज हो, वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए ये रिलेशन एप्लीकेबल है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जैसे लिक्विड्स। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द गेज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि जो गेज प्रेशर है वो डिफरेंस के इक्वल है, किसके किसके, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके। तो गेज प्रेशर इज डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस मेजर द गेज प्रेशर। जो प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइसेस होती हैं वो जनरली गेज प्रेशर को ही मेजर करती हैं, मींस इस डिफरेंस को मेजर करती हैं, वो एक्चुअल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को। दीज इंक्लूड द टायर प्रेशर गेज एंड द ब्लड प्रेशर गेज, स्फिग्मोमेनोमीटर। हमने जनरली जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस देखी हैं उनमें टायर प्रेशर गेज, ब्लड प्रेशर गेज ये बहुत कॉमन है। ब्लड प्रेशर गेज को स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। पेट्रोल पंप पे ये सुविधा रहती है कि टायर का प्रेशर चेक करा लेते हैं, मींस टायर में हवा का जो दबाव है उसको चेक करवाना होता है। मींस एयर प्रेशर टायर्स में ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये डिवाइसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस पॉइंट मानकर काम करती हैं। जब हम कार के टायर का प्रेशर मेजर करवाते हैं तो जो मेजरिंग डिवाइस है, जो टायर प्रेशर गेज है, वो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कितना प्रेशर है वो बताता है। ऐसे ही स्फिग्मोमेनोमीटर भी ब्लड प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव में मेजर करता है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। A streamline is a map of fluid flow. In a steady flow, two streamlines do not intersect, as it means that fluid particle will have two possible velocities at the point. बच्चों स्ट्रीमलाइन एक फ्लूइड फ्लो का मैप होता है, मतलब ये दिखाता है कि
फ्लूइड किस पाथ को फॉलो कर रहा है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनसे पता चलता है कि फ्लूइड पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। स्टेडी फ्लो समझते हैं ना आप। स्टेडी फ्लो में टू स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक ही पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटीज की दो डायरेक्शन हो जाएं, कि वो इधर भी जा रहा है और वो इधर भी। तो एक ही पार्टिकल के लिए वेलोसिटी की दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती हैं, इसलिए स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी क्रॉस नहीं करती हैं ये। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि स्ट्रीम लाइन फ्लूइड के फ्लो के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेडी फ्लो में किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी। अगर स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो इसका मतलब है कि फ्लूइड पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि किसी रिवर में हम पानी के फ्लो को देख रहे हैं, अगर वो स्टेडी फ्लो में है या कहीं पर भी अगर वाटर का स्टेडी फ्लो दिखाई देगा ना, तो इसका मतलब है बच्चों हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये लिक्विड जो है ये फ्लो भी हो रहा है। ऐसे दिखेगा बिल्कुल रुका हुआ, लेकिन वो एक्चुअल में फ्लो हो रहा होता है। जब फ्लो तेज हो जाता है तो वो टर्बुलेंट हो जाता है, मतलब उसमें फ्लूइड की वेलोसिटी रैंडमली चेंज होती रहती है, और इसमें स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों, बर्नौलीज प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड इन प्रेजेंस ऑफ विस्कस ड्रैग ऑन द फ्लूइड। The work done by this dissipative viscous force must be taken into account in this case, and P2 figure 9.9 will be lower than the value given by equation 9.12। बच्चों बर्नौलीज प्रिंसिपल आइडियल फ्लूइड्स के लिए जिनकी जीरो विस्कोसिटी होती है, मतलब विस्कस फोर्स नहीं लग रहा होता, उनके लिए ही वैलिड है। हमें पता है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच, यहाँ पे ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होती है किसी आइडियल फ्लूइड के लिए, मतलब नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, ऐसे कंडीशन लेते हैं ना हम इसके साथ। तो अब अगर लिक्विड जीरो विस्कोसिटी वाला नहीं होगा, मतलब विस्कस ड्रैग वहां लेयर्स के बीच में लग रहे होंगे, तो ऐसे में कुछ एनर्जी लॉस होता है जिसकी वजह से प्रेशर में ड्रॉप आ जाता है। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये जो P2 है ये इस P1 से थोड़ा कम होगा। तो रियल वर्ल्ड में बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमें विस्कस लॉसेस को भी कंसीडर करना होता है, अलग से ध्यान देना होता है, क्योंकि कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है जिसमें विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स ना लग रही हो। तो बच्चों आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि बर्नौलीज प्रिंसिपल ये वैलिड होता है आइडियल फ्लूइड के लिए, नॉन विस्कस के लिए। अगर फ्लूइड विस्कस है तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी इनका टोटल सम जो है वो कंजर्व नहीं रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी तो हम इसलिए बोल रहे हैं कंजर्व क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी का सम जो है वो कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी। विस्कस फोर्स फ्लूइड के मोशन को रेजिस्ट करती है, जिससे कि एनर्जी डिसिपेट होती है, लेकिन ये डिसिपेशन हीट और टर्बुलेंस की फॉर्म में होता है, और ये प्रेशर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से प्रेशर में चेंज हो जाता है। बच्चों आप सोच सकते हैं कि बस प्रेशर एनर्जी में ही चेंज क्यों आ रहा है यहाँ, क्योंकि बच्चों विस्कस फोर्स से जो सिस्टम में एनर्जी का लॉस हुआ, जो एनर्जी डिसिपेशन हुआ, वो प्रेशर एनर्जी से ही कॉम्पनसेट होता है, इसलिए P2 की वैल्यू लोअर होती है P1 से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको। अब सेवेंथ पॉइंट देखते हैं। As the temperature rises, the atoms of the liquid becomes more mobile and the coefficient of viscosity eta falls. In a gas, the temperature rise increases the random motion of the atoms and eta increases. फ्लूइड्स में दोनों आते हैं, लिक्विड एंड गैस, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट इन दोनों की विस्कोसिटी पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी बढ़ जाती है, मींस वो ज्यादा फ्रीली मूव करने लगते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है लिक्विड में, तो इसलिए लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर,
इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ जाती है। इस वजह से ईटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाता है। आपको समझ में आ गया कि लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास-पास होते हैं। उनकी विस्कोसिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उस पे डिपेंड करती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, इससे ईटा भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन गैसेस में ये बिहेवियर उल्टा हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है और आपस में जो उनके कोलिजन्स हो रहे हैं वो और बढ़ जाते हैं। अब गैस की विस्कोसिटी वो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले कोलिजन पर डिपेंड करती है, ना कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर। इसलिए जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। इससे जो मोमेंटम ट्रांसफर है वो भी बढ़ जाता है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर बढ़ाने से ये फोर्स वीक हो जाती है, इसलिए विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। लेकिन गैसेस में विस्कोसिटी मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले कोलिजन पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर बढ़ने पे ये कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हनी है वो लिक्विड है, जब हम उसे हीट करते हैं वो थिन हो जाता है, मीन्स अब वो ज्यादा दूर तक फ्लो कर जाएगा, अगर गिर जाए तो मीन्स उसकी विस्कोसिटी कम हो गई है। लेकिन हॉट एयर है, जैसे गर्म हवा है, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं और उनकी विस्कोसिटी जो ठंडी हवा है कंपैरेटिवली उससे बढ़ जाती है। अब देखते हैं लास्ट 8th पॉइंट, surface tension arises due to excess potential energy of molecules on the surface in comparison to their potential energy in the interior. Such a surface energy is present at the interface separating two substances, at least one of which is a fluid. It is not the property of single fluid alone. बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों ये। सरफेस टेंशन इसलिए होता है क्योंकि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा होती है। जैसे आपने डायग्राम भी देखा होगा कि ये जैसे हमने कोई लिक्विड लिया है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल लिया, यहाँ मॉलिक्यूल लिया, यहाँ मॉलिक्यूल लिया। इंटीरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, चारों तरफ से उन पे फोर्स लग रही होती है तो नेट पोटेंशियल एनर्जी उनकी कम होती है। लेकिन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे बाहर से तो कोई ऐसी फोर्स नहीं लग रही होती, इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल है तो उस पे इधर इधर से तो फोर्स लग रही है लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ये जो एक्सेस एनर्जी है यही सरफेस टेंशन का रीजन होती है। इसी वजह से सरफेस टेंशन अराइज होता है क्योंकि सिस्टम हमेशा एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है कि कम से कम एनर्जी कैसे करे वो। तो सरफेस टेंशन हमेशा दो अलग अलग सब्सटेंस के इंटरफेस पे अप्लाई होता है। मतलब कि एक सब्सटेंस जैसे फ्लूइड है, लिक्विड हो या गैस हो, और दूसरा वाटर या फिर एयर ऐसे होना चाहिए। जैसे वाटर और एयर ये लिए जाएं तो वाटर का सरफेस टेंशन ये अराइज होता है। जैसे ऑयल और वाटर है तो यहाँ पर भी सरफेस टेंशन होगा। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल फ्लूइड अलोन। सरफेस टेंशन किसी एक सिंगल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती बच्चों, ये दो डिफरेंट फेजेस के इंटरेक्शन से ही अराइज होती है। मतलब ये तभी सामने आती है जब दो अलग अलग तरह के फ्लूइड जो डिफरेंट फेजेस में वो इंटरेक्ट करें। जैसे अगर किसी फ्लूइड के आसपास कोई दूसरे लिक्विड, सॉलिड, गैस कोई दूसरा फेज ना हो तो सरफेस टेंशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर और एयर के इंटरफेस पे सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर पानी ही पानी है, बस चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, मींस वाटर की कोई भी सरफेस एयर के कांटेक्ट में ही नहीं है, तो उस केस में सरफेस टेंशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मींस लिक्विड के अंदर ही अंदर अगर डिफाइन करना चाहो सरफेस टेंशन को तो नहीं कर सकते जब तक कि उसका इंटरेक्शन किसी दूसरे सरफेस के साथ जैसे कि ऑयल या फिर एयर के साथ नहीं हो रहा हो। तो बच्चों आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि सरफेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, इसलिए सरफेस टेंशन अराइज होता है। ये हमेशा दो फेजेस के इंटरफेस पे ही काम करेगा जिसमें कि एक कम से कम एक फ्लूइड होना चाहिए।
सरफेस टेंशन किसी सिंगल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि ये इंटरफेस की प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों ये थे पॉइंट्स टू पॉन्डर ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।